सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 4 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय में बात करी गई है संवेदनहीनता की हद, फिर है सूची के समानांतर और वाहनों की उम्र और प्रदूषण की फ़िक्र। फिलहाल संवेदनहीनता की हद वाले संपादकीय में ज़िक्र करा गया है एक बहुत ही अजीब से फरमान को लेके जो कि गुजरात में ट्रैफ़िक पुलिस ने सड़कों पे लगाया। देखते हैं क्या है और कहाँ पे ये बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब उठने वाले सवालों पर सरकारें आमतौर पर भविष्य में सब कुछ ठीक कर देने के आश्वासनों की औपचारिकता पूरी करने में कोई कमी नहीं करती। लेकिन जब ज़मीनी कार्रवाई के स्तर पर कुछ ठोस हासिल हासिल की बात होती है, तब सच्चाई सामने आ ही जाती है। हालात ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जाने वाले अभियानों में या तो दृष्टि की कमी साफ दिखती है या फिर एक हर दर्जे की लापरवाही बरती जाती है। कई बार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए प्रकारांतर से होने ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बिल्कुल, महिलाओं के कोई भी अगर अपराध होता है, तो मैं आए दिन सुनने को मिलता है कि अगर वो कोई रिपोर्ट लिखवाने भी जाती हैं, तो सबसे पहले जो भी संबंधित कर्मचारी होते हैं पुलिस महकमे के, वो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं कि आपने ही क्यों करा ऐसा, आप क्यों गई रात में। अभी तो तक सुनने में आता था, अभी देखने में भी आता है। गुजरात के अहमदाबाद में से आई खबर हैरान करती है कि यातायात पुलिस की ओर से सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता फैलाने के लिए जिस तरह के संदेशों वाले पोस्टर लगाए गए, उससे यही पता चलता है कि या तो ऐसे आयोजन संचालित करने वालों के पास न्यूनतम संवेदना और समझ नहीं है या फिर वह एक आपराधिक मानसिकता का बचाव कर रहे हैं। गौरतलब है कि अहमदाबाद में यातायात पुलिस की ओर से सुरक्षा अभियान के लिए कथित तौर पर जो पोस्टर लगाए गए थे, उन्हें बलात्कार या सामूहिक बलात्कार से बचने के लिए महिलाओं को देर रात पार्टी में या अपने दोस्त के साथ अंधेरे और सुनसान इलाके में ना जाने की सलाह दी गई थी। ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों के प्रति एक बेहद जड़, संकीर्ण और प्रतिगामी दृष्टिकोण है। ज़ाहिर है इस मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया। तब अहमदाबाद यातायात पुलिस ने सफाई दी कि ऐसे संदेशों वाले पोस्टर में उनका हाथ नहीं है। सवाल है कि अगर यातायात पुलिस की जानकारी या सहमति के बिना किसी कथित गैर सरकारी संगठन ने ऐसे पोस्टर लगाए, तो सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने के पहले किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इससे जांच क्यों नहीं की। सामाजिक मनोविज्ञान की हालत यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर काम करने वाले किसी गैर सरकारी संगठन की भी दृष्टि इस कदर संकीर्णता मुजरता से ग्रस्त है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो संगठन और सरकारी महकमे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने का दावा करते हैं, उनके भीतर इतनी भी बुनियादी संवेदनशीलता और समझ नहीं है कि वह किसी अपराध के लिए पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा ना करें। बिल्कुल संवेदनहीनता ऐसे खत्म हो गई हो। अगला है आपका वर्तमान में किसी देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार का सबसे बड़ा महत्व होता है। इस लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ मताधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। हर पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहे, इसका जिम्मा चुनाव आयोग पर है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आयोग की ओर से किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार की गई मसवीदा मतदाता सूची से राज्य के 65 लाख लोगों का बाहर होना चौंकाने वाला कदम है। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता कहाँ चले गए। चुनाव आयोग का दावा है कि इनमें से अधिकतर व्यक्तियों को या तो मौत हो चुकी है या वह राज्य से पलायन कर चुके हैं। मतलब इतने सारे वोटर्स गायब हो गए हैं, चिंता की बात है अपने आप में। एक अनुमान के मुताबिक औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में से 25 से 30% 30,000 लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर मुख्यतः दो कारणों से सवाल उठ रहे हैं। पहला, विधानसभा चुनाव में कुछ माह शेष रहने पर ही ये प्रक्रिया शुरू क्यों की गई। दूसरा, चुनाव आयोग की ओर से तय की गई नागरिकता प्रमाण पत्र नियमावली में आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में शामिल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल प्रॉपर वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ है। ये भी सच है कि मसवीदा सूची अंतिम नहीं है और जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने का अवसर मिलेगा। मगर इससे सबसे ज़्यादा परेशान वह लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में मतदान किया था और अब नई मसवीदा सूची में उनका नाम हटा दिया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि मसवीदा सूची से बाहर हुए लोग अगर मतदान के पात्र नहीं थे, तो पहले उनका पंजीकरण कैसे हुआ और किस आधार पर उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए। बिल्कुल, अगर अगर इतने सारे लोग भारी मात्रा में हटा दिए गए हैं, तो ये कैसा इलेक्टोरल प्रोसेस रहा है, कितनी बड़ी फेल्योर रहा है कमीशन का कि ये हुआ।
आज के दोनों संपादकियों में हमने एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे हमें गवर्नमेंट मशीनरी में इनएफिशिएंसी यानी कि बैड गवर्नेंस देखने को मिली है। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जिन लोगों के पास चुनाव आयोग की नियमावली के अनुरूप अपनी नागरिकता सिद्ध करने का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें उस बनवाने में वक्त लग सकता है और अगर निर्धारित समय पर यह सब नहीं हो पाया तो हम अधिकार से वंचित हो सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, उसमें नहीं जाएंगे, मगर फिलहाल यहाँ पे हम देखें तो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का ऐसा काम होने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए डिटेल में, जो कि अब हो रहा है, ये अच्छी बात है। मगर अब तक 65 लाख वोटर जो कि एलिजिबल नहीं थे वो एलिजिबल वोटिंग कर रहे थे, ये चौंकाने वाली बात है। इसी तरीके से संविदा और संपादकीय में महिलाओं को लेकर जो बात करी गई है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ये इंश्योर करें कि ऐसा माहौल समाज में बना रहे कि महिलाओं का सिर्फ सम्मान हो। इट इज़ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अगला है वाहनों की उम्र और प्रदूषण की फिक्र। कुशाग्र राजेंद्र साहब लिखते हैं, दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला किया, लेकिन बाद में जनता के दबाव में उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्ष 2015 के तहत फैसले के तहत पेट्रोल वाहनों को 15 वर्ष और डीजल वाहनों को 10 वर्ष की अवधि के बाद सड़क से हटाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। मगर पुराने वाहन क्या वाकई सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं? क्या ये नीति वास्तव में पर्यावरण के लिए प्रभावी रूप से फ़ायदेमंद है? देखिए, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं है कि आपने जो 15 साल तय करा है, 10 साल तय करा है, वो कैसे तय कर लिया है। वाहनों की इस अवधि तो आप देखें तो यूएसए में आज भी 40 साल से ज़्यादा पुराने वाहन चल रहे हैं। दूसरी बात है, आगे हम जानेंगे भी संपादकीय के माध्यम से कि क्या प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को चेक करा गया है जिसके आधार पे ये पॉलिसी बनाई गई है, और ये कौन सी रिसर्च फर्म है जिसने ये आपको आइडिया दिया सरकार को कि 15 से 10 साल का नियम रखें। दिल्ली में पुराने वाहनों सड़कों से हटाने की नीति मोटर वाहन अधिनियम 1988 और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के तहत आधारित है। इसके पीछे तर्क यह है कि पुराने वाहन जो शुरुआती उत्सर्जन मानकों, मतलब कि पहले जो आपके बीएस स्टेज लेवल होती थी, भारत स्टेज लेवल्स के आधार पे थे, वह नए वाहनों की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण के लिए BS1 डीजल कार BS6 कार की तुलना में 31 गुना तक अधिक सूक्ष्म कण हवा में उत्सर्जित करती है। ये नीति वाहनों की उम्र को एकमात्र सरल मानदंड मान ले रही है, क्योंकि वाहनों के पंजीकरण रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होते हैं और इसके लिए जटिल परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदूषण फैला रहे वाहनों पर नियंत्रण के लिए वाहन की आयु, उससे निकलने वाले प्रदूषण का स्तर और वाहन की तय की गई कुल दूरी जैसे मानदंडों पर बहस एक अहम मुद्दा है, खासकर दिल्ली ऐसे महानगरों में जहां वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। प्रदूषण आधारित मानदंड वाहन के वास्तविक उत्सर्जन पर केंद्रित हैं, जिससे आयु के प्रवाह किए बिना सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप ये एज क्राइटेरिया हटा दें, 15 साल 10 साल, आप सीधे एक एलिजिबिलिटी जो जो कि होती है, पहले वो फिटनेस टेस्ट होता है, आप फिटनेस टेस्ट के बेसिस पे वाहनों को डिस्कार्ड करिए, है ना? ये दृष्टिकोण वायु प्रदूषण को कम करने से में अधिक प्रभावी हो सकता है, जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी अपनी वाहन नीति 21 के मसौदे में रखा था। प्रदूषण आधारित मानदंड जर्मनी जैसे देश में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, मगर वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन कोई की अपर्याप्त निगरानी प्रणाली के कारण भारत में तंत्र चलन में तो है, लेकिन समय समय पर वाहनों की प्रदूषण जारी करवाना पड़ती है, प्रभावित नहीं है। देखिए, अब जो नॉर्मल दिनों में आपको गाड़ी का पीयूसी कराना होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट कराना होता है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है तो बढ़िया, आप गाड़ी चलाइए, नहीं है तो फिर आप उसको या तो सही कराइए या फिर वाहन को अब डिसकंटिन्यू करा जाए। अगर वाहनों के लिए प्रदूषण परीक्षण का कारगर बुनियादी ढांचा है, तो ये यातायात क्षेत्र से प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वाहन की उम्र और उससे होने वाली उत्सर्जन के अलावा वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी के प्रभावी मानदंड हैं, जो नीदरलैंड में सफल तरीके से लागू हैं। इसके अनुसार अधिक दूरी तय करने वाले वाहन घिसाव के कारण वियर एंड टियर अधिक प्रदूषक उत्सर्जन करते हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। इस प्रकार वाहन की आयु और प्रदूषण मानदंडों के साथ साथ वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रदूषित वाहनों को सड़कों से हटाने में एक संपूर्ण दृष्टिकोण दे सकती है। मतलब नए नए फॉर्मूलाज हर देश में हैं। इस समेकित मानदंड के आधार पर असल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ही कबाड़ में भेजने के लिए चिन्हित किया जा सकेगा। तब जाकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जब पुराने वाहनों की
को सड़क से हटाया जाता है तो नए वाहनों के लिए एक बाज़ार खुलता है। बिल्कुल देखिए ये इसे माना भी जा रहा है कहीं न कहीं ये शायद कोई लॉबिंग है कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ऐसा करने क्योंकि देखिए कोई भी लॉजिकल मीनिंग निकल के नहीं आया कि आप कैसे वाहनों को हटाने की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सारे पुराने वाहन पॉल्यूशन करते हो। कुछ पुराने वाहन सिर्फ़ इसलिए पुराने हुए हैं कि वो घरों में खड़े रहते हैं। हर कोई गाड़ी हर समय नहीं चलाता है। अमेरिका में कई वर्ष पहले पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजकर नए वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई, जिस कारों की बिक्री में ज़बरदस्त जीत दर्ज की गई थी। भारत में भी ऑटोमोबाइल निर्माता संघ ऐसी नीतियों का समर्थन करता आया है। देखिए, पॉलिसीज़ होती हैं। इससे पहलू ये भी है कि जब पुराने वाहन हटेंगे तो उससे प्रभावित हो लोग नए वाहन का रुख करेंगे। अब नए वाहन तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रदूषण से मुक्त नहीं होती। ये भी देखिए आप तो पॉल्यूशन और क्रिएट कर रहे हैं। इसमें स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और दुर्लभ वाहन धातुओं के संसाधनों तथा रसायनों की भारी खपत से बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है। ये वाला पॉइंट मुझे पूरे संपादकीय में बहुत ही अच्छा लगा, रेलेवेंट लगा कि एक बार को आप जो चीज़ विज़िबल दिख रहा है, विज़िबल पॉल्यूशन क्या है कि आपने गाड़ियाँ हटा दी, आपने कार हटा दी, मगर आपने इस चक्कर में इनविजिबल पॉल्यूशन मतलब कि इनडायरेक्ट पॉल्यूशन, मैं इनडायरेक्ट पॉल्यूशन को ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनडायरेक्ट पॉल्यूशन क्या कि आपको अब सड़कें साफ लग रही हैं, नए वाहन आप ले आए हो मतलब सब कुछ ठीक लग रहा है, मगर हम इनविजिबल की जगह हम इसे इनडायरेक्ट कर दें। इनडायरेक्ट पॉल्यूशन में आपने पीछे कारखानों में जितना उत्पादन बढ़वा दिया उतना प्रदूषण आपने कार्बन एमिशन भी बढ़वा दिया। तो डायरेक्टली तो आपने सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करा मगर इनडायरेक्टली आपने सॉल्यूशन की जगह और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉइंट लगा इस पूरे संपादकीय में मुझे। अब बेहतर होगा कि नई नीति पर्याप्त संशोधन के साथ लागू की जाए, जिसके तहत केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाया जाए। हटाए गए वाहनों की जगह कम प्रदूषण वाले वाहनों का विकल्प हो, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्धारित कम हो। साथ ही पुराने वाहनों को कम प्रदूषण वाले इंजन या तकनीक से आवेदन करते की व्यवस्था भी कारगर हो सकती है, मगर मतलब एक रैशनल पॉलिसी होनी चाहिए। इस लिहाज से तय की गई दूरी और प्रदूषण आधारित मानदंड मौजूदा नीति का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके लिए मजबूत उत्सर्जन प्रशिक्षण व्यवस्था की ज़रूरत है। भारत में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्रणाली खानापूर्ति बंद कर रह गई है, जो अभी इतनी सक्षम नहीं है कि वह उत्सर्जन को सटीक माप सके। लेकिन इस दिशा में ध्यान केंद्रित किया जाए तो प्रदूषण आधारित मानदंड अधिक न्यायसंगत और प्रभावी साबित हो सकता है। भले ही यह नीति आर्थिक रूप से अभी लाभकारी लग रही हो, पर दीर्घकालिक रूप से यह घाटे का सौदा है और पश्चिम की कार संस्कृति की नकल भर है। ये अलग बात है कि अमेरिका को छोड़ कई पश्चिमी देश कारों के जाल से निकल रहे हैं और एक हम हैं कि शहरों में वायु प्रदूषण के बावजूद नए वाहन खरीदने जा रहे हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। इस लाइन का मतलब ये है, अगर आप देखें ना अभी हाल ही में लंदन में और कई यूरोपीय देशों में कनाडा में भी कारों के जाल से निकले जाए। कारों का जाल क्या है यहाँ पे, असल में प्राइवेट व्हीकल्स को डिस्करेज करने के लिए कोई कानून नहीं लाए कि बंद कर दो इन्हें या फिर इनको कबाड़ बना दो। प्राइवेट व्हीकल को डिस्करेज करने के लिए पब्लिक व्हीकल्स को फ्री कर दिया। लंदन में जो कई कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या करा गया है कि प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री बंद नहीं करी है, टैक्सेबल टोल कर दी है। मतलब अगर आप उस सर्टेन एरिया में अब एंटर करेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पाउंड्स देना पड़ेगा और उसी की जगह अगर आप पब्लिक बसेस यूज़ करेंगे, पब्लिक मीन्स यूज़ करेंगे, सबवेज, मेट्रोस, तो आप फ्री में जा सकते हो। इससे कंजेशन कम करा जा रहा है। दूसरी बात है कई पार्किंग्स को हटा दिया जा रहा है, पार्किंग्स को हटा के पार्क्स बना दी लंदन में। पार्किंग्स को हटा के पार्क बना दिए लोगों के चलने के लिए। साइकिलिंग के लिए डेडिकेटेड वेज बढ़ा दिए हैं, साइकिलिस्ट जो हैं साइकिल से जा रहे हैं उनके लिए रास्ते बना दिए हैं। तो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। यूरोपियन देश भी कई हैं, कनाडा में भी ऐसे कई पॉलिसीज लाई गई हैं जिसके माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट दिया जा रहा है, मोटिवेट करा जा रहा है। और सही बात भी, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बढ़िया कर दें तो लोग अपना वाहन नहीं निकालेंगे। और कोई निकाल भी रहा है, कोई उसका काम हो सकता है, कोई मजबूरी है तो भैया उसे निकालने दीजिए आप। बहुत ही बढ़िया संपादकीय लगा मुझे। एंड आते थे इतने अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कशन करा गया है जो कि बहुत ही रैशनल हैं और सरकारों को भी ना ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को देखते हुए कंसर्न होने के लिए रैशनल पॉइंट्स को देखना चाहिए, है ना।
ये आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसा ऐसा निबंध के रूप में बिल्कुल आ सकता है। फिलहाल इसी के साथ आज की रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।